एंड वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ शौर्य एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट बिग बैंग थ्योरी और हमने देखा था कि कैसे हमारा यूनिवर्स जो है इवॉल्व हुआ, कैसे डेवलप हुआ। और हमने कहाँ तक पढ़ा था? अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज एंड स्टार्स। और हमने ये भी कहा था कि जो अगला लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा? अबाउट आवर सोलर सिस्टम। तो हमारा सोलर सिस्टम का सेंटर कहाँ होता है, केंद्र कहाँ होता है? स्टार, एक तारा जो होता है, दैट इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। पूरा जो हमारा सौर मंडल है उसमें क्या होते हैं? तारा हो गया, बहुत सारे प्लेनेट हो गए, सैटेलाइट हो गए, जो कि स्टार के अबाउट प्लेनेट और प्लेनेट के अबाउट सैटेलाइट रिवॉल्व करते रहते हैं। ये पूरा हमारा सोलर सिस्टम होता है। और भी कई चीज़ें इसमें होती हैं, हम डिटेल देखेंगे। पर पहले हमें पढ़ना पड़ेगा अबाउट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी तारे के बारे में। एक तारा बनता कैसे है और उसका जीवन चक्र क्या होता है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है उसका जीवन, और कब तारे का जीवन समाप्त होता है, हमें डिटेल में देखना है। तो अभी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि एक नेबुला थी और इस नेबुला में क्या हुआ था? इन द वेरी बिगिनिंग कहीं कहीं जो है गैसें जो थी कंडेंस होकर के ज़्यादा डेंस हो गई थी, क्योंकि हमने बताया था कि जो एक्सप्लोजन जब हुआ था तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो गैसें था, जो मैटर था, वो इवन नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था। कहीं कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो वहाँ पर क्या हुआ? इन द वेरी बिगिनिंग एक्सपेंशन के बाद आपको मालूम होगा कि कोई भी चीज़ जब एक्सपेंड होती है तो टेम्परेचर डाउन होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जब यहाँ भी एक्सपेंशन हुआ तो जो टेम्परेचर जो था यहाँ का वो बहुत लो चला गया, इवन -173 डिग्री सेल्सियस इस लेवल पे चला गया। और इतने कम टेम्परेचर पे क्या हुआ, जहाँ जहाँ जो गैसें थोड़ी डेंस हो गई थी या डेंसिटी ज़्यादा थी या ज़्यादा मास जो है एक्यूमुलेट हो गया था एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, वहाँ पर क्या हुआ आपका? उस सराउंडिंग के जो मास थे, जो डस्ट पार्टिकल थे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा और धीरे धीरे इनका साइज क्या हुआ? बढ़ने लगा। इनका साइज जो है बढ़ने लगा। और जब साइज बढ़ा और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर क्या होगा? वो हीटअप होगा। अभी हमने देखा कोई चीज़ जब एक्सपेंड होती है, किसी भी चीज़ का जब प्रसार होता है तो क्या होता है? उसका तापमान गिर जाता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब कंपीडन होता है तो तापमान बढ़ जाता है। अब यहाँ भी यही हुआ। जब जो गैसेस थी, गैसेस मतलब हाइड्रोजन, क्योंकि आपको हमने बताया था इन द वेरी बिगिनिंग क्या बने थे? पहले सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, और उसके बाद हाइड्रोजन बना। क्यों? हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम। सबसे सिंपल एटम क्या है? हाइड्रोजन है। तो यह सबसे पहले बना। तो जो हाइड्रोजन के जो पार्टिकल थे, जो गैसेस थे, और जो सराउंडिंग में वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ हीलियम वाज आल्सो देयर, वो क्या हुए? एक्यूमुलेट होने लगे, एक जगह पे एक्यूमुलेट होने लगे। और जब एक्यूमुलेट होने लगे तो यहाँ पर क्या हुआ? टेम्परेचर जो है इसका बढ़ने लगा। और जब टेम्परेचर बढ़ने लगा, एक बड़ा साइज हो गया, टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो क्या हुआ? फिर वहाँ पे हीटअप होने लगा। और हीटअप होने लगा तो उसके रेडिएशन निकलने लगी। अब ध्यान दीजिएगा, रेडिएशन तो निकल रही हैं। अब मैं आ रहा हूँ एक पर्टिकुलर के ऊपर। सपोज आप इसको ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए। अब तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, मैं बाहर लेकर के आ रहा हूँ। तो ये क्या हुआ है? ये तो सेंटर हो गया इसके, और इसके सराउंडिंग में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, मतलब समथिंग लाइक दिस, बहुत सारा। तो सेंटर क्या हुआ? हीटअप हुआ। क्यों? कॉन्ट्रैक्शन के चलते कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया, हीटअप हुआ, रेडिएशन निकली। लेकिन जो सराउंडिंग में जो डस्ट पार्टिकल थे, जो धूल कण थे, अब ध्यान रखिएगा धूल केवल मिट्टी की ही नहीं होती है। अब धूल का मतलब ये मत सोचिएगा कि यहाँ मिट्टी पहुँच गई थी। ठीक है, तो जो डस्ट पार्टिकल थे, जो धूल के कण थे, इसको चारों तरफ से घेरे हुए थे। तो इसकी जो रेडिएशन थी वो बाहर नहीं आ रही थी, इसका जो लाइट था वो ब्लॉक हो गया।
यही कारण है कि इसको आप नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, और ये होती है बिगिनिंग ऑफ ए स्टार, और इसी को हम कहते हैं प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार यानी आदि तारा, यही कहलाता है आपका आदि तारा। तो समझ में आई आपको बात? बिगिनिंग में क्या हुआ, जहां जहां डेंसिटी अधिक थी और टेम्परेचर काफ़ी कम था तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और ग्रेविटी के चलते, चूंकि जहाँ पे आपका मास ज़्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ के जो सराउंडिंग के जो एटम थे, जो पार्टिकल थे, जो डस्ट पार्टिकल थे, जो गैस के एटम थे, उसका वहाँ पे आके एक्यूमुलेट होने लगे, इकट्ठे होने लगे, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगा वो। और जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फिर क्या हुआ, उसका जो कोर था, जो सेंटर था, हीटअप हुआ। हीटअप हुआ तो वहाँ क्या हुआ, एनर्जी रिलीज होनी स्टार्ट हुई, लाइट निकलने चालू हुई, और वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाया आपका, प्रोटो स्टार, आदि तारा। ये समझ लीजिए एक तारे का फीटस है, भ्रूण है यह, मतलब एक तारा जो है भ्रूण अवस्था में है, क्या कहलाता है वो, आदि तारा, प्रोटो स्टार। और फिर क्या हुआ यहां पर, इसकी लाइट हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल के ब्लॉक है। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी इसके कोर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाए, यानी नाभिकीय संलयन। और जैसे ही कोर का टेम्परेचर, यहाँ का जो टेम्परेचर है इसका, यहाँ कोर का, वह बढ़ करके कितना हो गया, 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो फिर क्या होगा, अब जो कोर में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो क्या होंगे, वो आपस में फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके हीलियम बनाएंगे, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड। और अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा आपका मेन सीक्वेंस स्टार। अब ये कहलाएगा मेन सीक्वेंस स्टार, मेन सीक्वेंस स्टार। अब यहां मेन सीक्वेंस वर्ड को थोड़ा भूल जाइए, केवल यहां पे ध्यान दीजिए, यानी तारा, यही है तारा। क्यों, तारे की खूबी क्या है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जहां पर होनी शुरू हो जाए और बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो वहां से, फिर वो क्या कहलाएगा, तारा कहलाएगा, स्टार कहलाएगा। और ये बन गया स्टार, तारा। तो तारे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, बस वेरी सिंपल। इसके अंदर जो भी हाइड्रोजन है वो क्या होगा, वो कन्वर्ट होगी हीलियम में। और कहाँ पे पहले होगी, एट द कोर ऑफ द स्टार, जो सेंटर है उसका, जो कोर है, वहां पे जो है पहले कन्वर्जन होगा। तो क्या होगा, कोर ज़्यादा हीटअप होगा और सराउंडिंग कम। अब क्या, तारा बन गया आपका। अब आगे क्या होगा, आज के 5 बिलियन वर्ष के बाद, अभी नहीं, 5 बिलियन ईयर्स लेटर, हमारा जो सूर्य है वो भी क्या है, स्टार है, तारा है। क्या होगा इसके साथ, आइए देखते हैं। तो ये जो तारा जो होगा 5 बिलियन ईयर्स लेटर, 5 अरब वर्षों के बाद ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड जायंट के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेड जायंट के अंदर, रेड जायंट। अब ये रेड जायंट क्या होता है, आइए डिटेल इसके बारे में देखते हैं। रेड जायंट यानी लाल दानव। हमने बताया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ स्टार्ट हुई, एक तारे के अंदर, एट द कोर ऑफ द स्टार, सेंटर के अंदर, कोर में। तो जब कोर की जो कंप्लीट हाइड्रोजन जो है, टोटल हाइड्रोजन जो है, वो क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी हीलियम के अंदर। तो फिर क्या होगा, कोर की एनर्जी कम हो जाएगी, और जो सराउंडिंग है जो, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी भी वहाँ हाइड्रोजन है और हीलियम में कन्वर्ट कंटिन्यूसली हो रही है, यहाँ पे कम होगी।
लेकिन फाइनली अभी भी इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि अंदर की जो हीलियम होती है, जो कि हाइड्रोजन के फ्यूजन की बनी होती है, उस हीलियम का फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अभी भी क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और देखिए, एक तारे का जो साइज होता है वो स्थिर क्यों होता है? एक तारे पे जो है दो प्रकार के फोर्स लगे होते हैं, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। इनवर्ड कौन सा? ग्रेविटी। जो इसका मास है उसके चलते ग्रेविटेशनल पुल लगा होता है, जो कि तारे को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, अंदर की तरफ उसको सिकोड़ता है। और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन यानी थर्मल फोर्स, हीट। किसी भी चीज को या गैस को आप हीट करते हैं तो क्या होता है, गैस एक्सपेंड होती है। और सारे स्टार क्या है, लंप ऑफ गैसेज, ये गैस के गुच्छे ही तो हैं। तो आप हीट करेंगे तो क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। और यहां पर तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। तो जब तक ये ग्रेविटेशनल पुल और थर्मल जो है आपका एक्सपेंशन फोर्स, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं, मतलब इक्वल अमाउंट में रहते हैं, तब तक क्या होता है, तारे का साइज स्थिर रहता है। तारा ना घटता है ना बढ़ता है। क्यों? ग्रेविटी जितना उसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी, जो थर्मल फोर्स है, जो हीट एनर्जी है, उसको उतना ही एक्सपेंड करना चाहेगी। तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और तारे का साइज स्थिर बना रहता है, ऊपर जो आपने देखा। अब क्या हुआ यहां पर, रेड जायंट क्यों कहा गया इसको, लाल दानव? जब कोर की जो हाइड्रोजन है टोटली कन्वर्ट हो गई हीलियम के अंदर, पर अभी भी क्या यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा है कि जो हीलियम है अब वो फ्यूज होनी स्टार्ट हो गई आपस में। और हीलियम फ्यूज करके क्या बनाती है, कार्बन बनाती है। हीलियम के फ्यूजन से कार्बन बनता है। अब देखिए, हाइड्रोजन क्या है, एक लाइट एटम है, एक लाइट न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन का नाभिक हल्का है, हीलियम का भारी है, हैवी है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई में क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन। और वहीं हीलियम की न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, 4 गुना ज़्यादा भारी है। तो ऑब्वियस की बात है, जब हीलियम का जब फ्यूजन होगा तो एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा रिलीज होगी। और जब बहुत ज़्यादा रिलीज होगी तो जो थर्मल एनर्जी है, यानी जो थर्मल फोर्स है जो कि स्टार को एक्सपेंड कर रही है, वो क्या होगी, वो ग्रेविटेशनल पुल के ओवर डोमिनेट कर जाएगी। यानी थर्मल एनर्जी आपकी बढ़ गई और ग्रेविटेशनल पुल घट गया। तो फिर क्या होगा, वो तारा क्या होगा, वो एक्सपेंड करना शुरू कर देगा। और जब एक्सपेंशन होगा तो फिर क्या होगा, 10 to 100 टाइम्स। मतलब अभी जो सन का जो डायमीटर है वो कितना बढ़ जाएगा एट दिस स्टेज, एट द रेड जायंट स्टेज, 10 to 100 टाइम्स, 10 के लेके 100 गुने तक। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो जितने भी प्लेनेट हैं आपके, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सब के सब क्या होंगे, इस स्टार के अंदर ही समाहित हो जाएंगे। ऑल विल बी कवर्ड बाय द स्टार। ठीक है, तो जहां से निकले हैं सब ही स्टार के अंदर वापस आकर के खत्म हो जाएंगे। तो आफ्टर 5 बिलियन ईयर लेटर, अभी नहीं, अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जितनी मौज करनी है आप लोग कर लीजिए। अभी 5 अरब वर्ष आपके पास मौका है, भरपूर मस्ती कीजिए। हमारी धरती सही सलामत है। उसके बाद क्या होगी, पृथ्वी सूर्य के अंदर समाहित हो जाएगी, तब मौका नहीं मिलने वाला है। अभी टेंशन मत लीजिए। तो जब एक्सपेंड कर गया तो उसी स्टेज को हम बोलते हैं क्या, रेड जायंट, लाल दानव। अब सारे ग्रह समाहित हो गए। इसके बाद क्या होगा, मतलब यूं समझिए कि ये तारे का जो है मतलब बुढ़ापे वाला स्टेज आ गया, जो अर्ली ओल्ड एज वाली कंडीशन होती है। तारा यूं कहिए, अगर देहाती भाषा में कहा तो तारा सठिया गया। आमतौर पे होता भी है, जब लोग सठियाते हैं तो अपने ही बच्चों का नुकसान करते हैं बुजुर्ग लोग। तो वही काम अब हमारा सूरज भी करेगा। जब सठिया गया तो अपने ही बच्चों को, सारे जो प्लेनेट हैं सराउंडिंग में, उनको खत्म कर दिया, खा गया सबको। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, अब आगे क्या होगा। अब आगे जो कुछ होना है वो कौन बताया सबसे पहले, वो बताए भारतीय मूल के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर। ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल के, भारतीय नहीं क्योंकि इन्होंने नागरिकता अमेरिका की ले ली थी और इनको भी मिला था फिजिक्स का नोबेल प्राइज।
तो जो भारतीय मूल के जिन वैज्ञानिकों को भौतिकी का जो नोबेल मिला है उनमें एक नाम इनका भी है। इन्होंने क्या दिया, एक लिमिट दिया, एक क्वांटिटी दी 1.44 ms। ms क्या है, मास ऑफ सन, यानी सूर्य का द्रव्यमान, यानी हमारे अपने सूर्य की बात हो रही है यहाँ पे। इन्होंने क्या कहा कि अगर जो हमारा स्टार होगा, जो तारा होगा, अगर उसका द्रव्यमान हमारे अपने सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 1.44 गुने से कम है, तो क्या बनेगा वो, रेड जायंट। और अगर इसके ज्यादा है तो क्या बनेगा, रेड सुपर जायंट। यही चाहिए, थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा, सेम थिंग, बट क्या होगा, इसका आकार बड़ा हो जाएगा। उसको आप बोलते हैं रेड सुपर जायंट, बोल देते हैं उसको, रेड सुपर जायंट। लाल महादानव, बीच में सुपर यानी महावर्ड आ जाएगा, लाल महादानव। तो अब दोनों का अंत अलग अलग होता है। रेड जायंट का जो अंत होगा वो अलग होगा, और सुपर जायंट का जो अंत होगा वो अलग होगा। ठीक है भाई, आपने देखा होगा एक सामान्य आदमी की जो डेथ होती है, गांव के लोग 4 लोग कंधे पे उठाते हैं, गांव के शमशान में ले जाकर के चला देते हैं। किसी महानायक की डेथ होती है या बड़े आदमी को होती है तो लाखों की भीड़ सड़कों पे उतर जाती है। तो यही प्रक्रिया जो है अब यहाँ भी होने वाली है। अब हमें मौत का नज़ारा देखना है, तारों की मौत का। और जो ये लिमिट जो है यही कहलाती है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा। तो अब हम पहले देखते हैं कि रेड जायंट की डेथ कैसे होती है, फिर देखेंगे कि रेड सुपर जायंट की डेथ कैसे होती है। अब यहां पर आइए, रेड जायंट। अब हमारे रेड जायंट का क्या होगा, चिंता मत कीजिए, अभी ये इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। जब सारे प्लेनेट इसके अंदर आ गए तो फिर क्या हुआ, यह धीरे 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 इसका जो कोर होगा, जहां पे क्या हो रहा है, हीलियम कन्वर्ट हो रही है कार्बन के अंदर, और जो सराउंडिंग में जो अभी हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है हीलियम के अंदर। और ध्यान की जो कोर से भी गैसेज निकल रही हैं, गैसेज जो है निकल रही है अभी भी। फिर जब कोर जब ठंडी हो जाएगी, मतलब वहां की जो हीलियम भी कन्वर्ट हो गई हैवी मेटल के अंदर, वहां फ्यूजन क्या हुआ, लगभग बंद हो गया या कम हो गया, यानी ठंडी हो गई। तो फिर क्या होगा, अगेन दिस विल कॉन्ट्रैक्ट, द रेड जायंट विल अगेन कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके जो है, इसके जो आकार होगा वो छोटा होने लगेगा। और अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बनेगा, इसको आप बोलते हैं प्लेनेटरी नेबुला। इसको आप बोलते हैं, देखिए यहाँ पे कोर जो है सॉलिड है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है कुछ बाकी जो गैसेज का सराउंडिंग है, यहाँ पे एनवायरनमेंट है, और इसको आप बोलते हैं प्लेनेटरी नेबुला। हिंदी में भी यही शब्द चलता है, प्लेनेटरी नेबुला। ये आपकी बन गई, जो कोर है जो ये क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड हो गई, और सराउंडिंग क्या है, रेयर है अभी भी। ठीक है, ये बन गई प्लेनेटरी नेबुला। अब आगे इसका क्या होगा, धीरे धीरे ये फिर के मतलब अभी भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगी वाइट ड्वार्फ के अंदर। क्योंकि अभी भी जब कोर इसका जो है एक बार हीटअप होगा कॉन्ट्रैक्ट होकर के, और जब हीटअप होगा तो एक बार फिर में ब्लास्ट होगा और फिर से लाइट निकलेगी, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वाइट ड्वार्फ के अंदर। इसको आप बोलते हैं वाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन। आपका प्लेनेटरी नेबुला किस में कन्वर्ट हो गया, वाइट ड्वार्फ के अंदर, श्वेत वामन के अंदर।
अभी भी इसके अंदर से क्या हो रही है, रेडिएशन निकल रही है, लाइट निकल रही है। और जब सारी ही रेडिएशन इसकी, जब पूरी एनर्जी इसकी निकल जाएगी, कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये इसकी जो चमक है, जो लाइट है, वो ख़त्म हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये हो जाएगा फिर ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ, ये हो गया आपका ब्लैक ड्वार्फ। पूरा का पूरा काला पड़ जाएगा, मतलब दिखाई नहीं देगा। तो ये हुआ एक तारे का अंत, यहां पर जाके तारे की समाप्ति हो जाती है। ब्लैक ड्वार्फ पे, ब्लैक ड्वार्फ या व्हाइट ड्वार्फ पे तारा खत्म हो गया। लेकिन ये कौन सा तारा था, ये था स्मॉल स्टार। ये कौन सा तारा था, ये स्मॉल स्टार था, जिसका वेट यानी मास कहाँ तक था, हमारा जो अपना सन है, जो सूर्य है, इसके मास के 1.44 टाइम्स तक या उसके कम। तो ऐसे स्टार्स को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्टार। अब चंद्रशेखर लिमिट को जरा पार करते हैं। अगर कोई स्टार ऐसा है जिसका वेट क्या है, वेट यानी मास, जिसका हमारे अपने सन के मास के 1.44 टाइम्स के ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, आइए देखते हैं। लार्ज स्टार जब आएगा तो क्या होगा फिर। तो इतना आपने देखा था कि जो लार्ज स्टार था वो क्या बना था, वो रेड सुपर जायंट। जो लार्ज स्टार था क्या, वो बना था रेड सुपर जायंट, लाल महादानव। और इसका जो द्रव्यमान क्या होगा, मास ऑफ सन के 1.44 टाइम्स के ज़्यादा, यानी हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से ज़्यादा। अब इसका क्या होगा, यह जो है प्लैनेटरी नेबुला में कन्वर्ट नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, देखिए, साइज बड़ा है, तो जब हीलियम का फ्यूजन होता है यहाँ पर, तो अभी भी क्या होता है, इसके अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर होती है। सारे प्लैनेट तो इसके अंदर ऑलरेडी अब आ चुके हैं, जैसे ज्वाइंट में कन्वर्ट हुआ। और कोर में जब हीलियम की फ्यूजन के बाद हीलियम क्या हुई, हैवी मेटल में इवन आयरन तक यहाँ पे बनता है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो ग्रेविटी बढ़ जाती है, क्योंकि हैवी जो एलिमेंट है अंदर जो है ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए, जो हैवी एलिमेंट है, तो क्या होता है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाती है। जब ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसके अंदर, ठीक है, और तो फिर क्या होता है, ब्लास्ट होता है। और उस ब्लास्ट को ही हम बोलते हैं, आपने किताबों में पढ़ा होगा या बार बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी आप अक्सर देखते होंगे, सुपरनोवा। सुपरनोवा का विस्फोट। ध्यान रखिएगा, कंडीशन क्या है, जो मास ऑफ स्टार है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1.44 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ आवर ओन सन। तो क्या होगा यहाँ पे, सुपरनोवा होगा यहाँ पे। और फिर आगे क्या होगा, सुपरनोवा के बाद दो कंडीशन है यहाँ पर। ये आपका जो सुपरनोवा हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, इसके बाद अगेन दो कंडीशन है। अब दो कंडीशन क्या, अगर मास जो है ग्रेटर देन 1.44 ms है बट लेस देन 3 ms, यानी जो स्टार हो मीडियम साइज का है, हमारे सन के मास के द्रव्यमान के कितना ज़्यादा है, 1.44 टाइम्स के ज़्यादा है, लेकिन हमारे अपने सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से कम है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन स्टार के अंदर। ये कन्वर्ट होता है किसमें, न्यूट्रॉन स्टार के अंदर। ये न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, ये बन जाता है आपका न्यूट्रॉन तारा। और जब अगर इसका जो है वही जो मास है, जो द्रव्यमान है, अगर ग्रेटर देन 3 ms है,
यानी हमारे अपने सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से भी ज्यादा है, तब ये बन जाता है, किसमें कन्वर्ट होता है, ब्लैक होल में। ब्लैक होल में। अब यहां भी देखिए, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या हो, बहुत ज्यादा हो गया, तो ये जो कोर में जो हैवी मेटल बनेंगे वहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, और इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल हमारी स्पेस में वो रीजन है जहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा, और इतनी ज्यादा है कि वहां अगर लाइट भी जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ पाती, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इतना ज्यादा ग्रेविटी है कि लाइट को भी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है, उसको अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है। और आपको मालूम हो, जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी आपकी आंखों तक तो चीज दिखाई नहीं देगी। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम? ब्लैक होल बोलते हैं। तो अगर उसका मास जो है हमारे अपने सन के मास के 3 गुने से ज्यादा है अगर, तो फिर वो बनेगा ब्लैक होल। 3 गुने से कम है और 1.44 टाइम से ज्यादा है तो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन स्टार। अब एक पॉइंट और है लास्ट में, ये न्यूट्रॉन स्टार भी जो है, इनके भी जो है 2 तरह के होते हैं। पहली खूबी जान लीजिए कि यहाँ होता क्या है न्यूट्रॉन स्टार में, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो आपस में मर्ज करके न्यूट्रॉन बना देते हैं। आपको मालूम होगा, केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ा होगा आपने, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जब मिलते हैं तो न्यूट्रॉन बनता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर न्यूट्रॉन होते हैं। और फिर होता क्या है, बहुत हाई रिवोल्यूशन होता है इसका, जो रोटेट करता है, जो रिवोल्यूशन है, रोटेशन, बहुत हाई रोटेशन, मतलब अपनी एक्सिस पे बहुत ही फास्ट स्पीड से रोटेट करता है, बहुत ज़्यादा, और वो कहलाता है पल्सर। अब पल्सर क्यों कहलाता है, ध्यान रखिएगा। हाई स्पीड के चलते ही नहीं, हाई स्पीड तो है, ये पल्सेटिंग रेडिएशन को इमिट करता है। जैसे आपकी पल्स चलती है ना, वैसे ही रेडिएशन इमिट होती है पल्स के फॉर्म में। इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं? पल्सर। और न्यूट्रॉन तारा अगर मूवमेंट का जो है स्लो है, अगर अपने एक्सिस पे जो रोटेशन है स्लो है अगर, तो वो बनता है मैग्नेटार। वो बनता है मैग्नेटार। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या है? फास्ट मूवमेंट, इसका क्या है? स्लो। यही अंतर है दोनों में, यही डिफरेंस है। ये बनता है आपका मैग्नेटार। तो ये रहा आपके तारे का पूरा जीवन चक्र। अभी मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूं, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट हमने स्किप किया है, छूट गया है। जब स्टार बना हमारा प्रोटो स्टार के स्टार, तो आपने स्काई के ग्राउंड पे देख लिया कि क्या होगा आपका लार्ज स्टार और स्मॉल स्टार, ठीक है। अब इन स्काई के ग्राउंड पे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपने देखा भी कि मीडियम साइज का भी एक स्टार है। तो जो स्मॉल स्टार होते हैं इनको हम बोलते हैं लो एनर्जी इमिटिंग स्टार, और इनका कलर जो है जनरली रेड होता है। फिर मीडियम एनर्जी इमिटिंग स्टार, इनका जो कलर होता है वो व्हाइटिश होता है। एंड हाई एनर्जी इमिटिंग स्टार, इनका कलर क्या होता है? ब्लूइश होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये देखिए, आपने पढ़ा होगा अबाउट विबग्योर, आपने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा होगा। तो आपको मालूम है जब वायलेट के आप मूव करते हैं किधर को? रेड की तरफ, तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, यानी एनर्जी जो है उस रेडिएशन की कम हो जाती है। ज़्यादा एनर्जी किस में होती है? वायलेट के अंदर, और कम कहाँ होती है? रेड के अंदर। तो देखिए, जिस स्टार के अंदर एनर्जी कम होगी तो वहां से जो रेडिएशन आएंगी उनमें ये जो रेड वाला जो है पार्ट है ये डोमिनेट करेगा। तो इसके लिए उनका कलर क्या होता है? वो रेडिश होता है, जैसे हमारा अपना सन रेड दिखाई देता है। अब जब इस पे आएंगे आपने देखा होगा बहुत सारे जो है ब्लू स्टार भी दिखाई देते हैं। तो जो ब्लू स्टार होते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, तभी यहाँ से क्या हो रही? ब्लू लाइट निकल के आ रही है यहाँ से। ब्लू का मतलब क्या है? कि इनकी एनर्जी ज़्यादा है, उनका साइज भी काफ़ी बड़ा है। तो जो जनरली जो लार्ज स्टार होते हैं वो ब्लू स्किन कलर होते हैं, क्योंकि उनके जो
रेडिएशन आती हैं उनमें जो ब्लू कलर है वो डोमिनेट करता है बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी। और इन दोनों के बीच में जो स्टार आता है मीडियम एनर्जी इमिटिंग स्टार, वो वाइटिश होता है बीच में। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ स्टार। अब लास्ट में अपने लेक्चर को हम समराइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गए आप। इन द वेरी बिगिनिंग क्या था आपका यहाँ पे नेबुला, यहाँ पे ये नेबुला। और नेबुला में क्या हुआ, एक स्टार का जन्म हुआ, एक तारे का जन्म हुआ, बर्थ हुआ। नेबुला इज व्हाट, बर्थ प्लेस ऑफ स्टार। तारे की जन्मभूमि कहाँ है, नेबुला में। नेबुला क्या है, तारे की जन्मभूमि है, जन्म स्थान है। भूमि मत कहिए क्योंकि भूमि का मतलब धरती हो जाता है, तो भूमि कहना यहाँ पे उचित नहीं होगा, क्योंकि जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस ऑफ स्टार। कौन, नेबुला। और पहले क्या बना, प्रोटो स्टार। तो प्रोटो स्टार देखिए सेंटर में जो है स्टार जो लाइट तो रिलीज कर रहा है, इमिट कर रहा है। क्यों, क्योंकि हीट अप हुआ, जो कोर का हीट हुआ है काफी ज्यादा, लेकिन सराउंडेड बाय डस्ट पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पर एंड गैसेज। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जो गैसेज हैं, इसके लाइट को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो इसके लिए इसको भी नंगी आंखों से देखा नहीं जा पाता। और फिर क्या होता है, कन्वर्ट होता है मेन स्ट्रीम स्टार के अंदर, यानी आपका सन जो हो गया हमारा। और ध्यान रखिए ये भी क्या है, प्रोटो स्टार है, और यहाँ क्या बना, लार्ज स्टार बना। ये दोनों एक ही चीजें हैं, बस केवल साइज का डिफरेंस है। ये छोटा है स्मॉल स्टार और ये बड़ा है लार्ज स्टार। बाकी देखिए प्रक्रिया एक जैसी चलेगी, केवल रेड जायंट और रेड सुपर जायंट के बाद कंडीशन अलग हो जाएगी। अब फिर क्या हुआ आगे, एक कन्वर्ट हुआ रेड जायंट में, ठीक है। अब बता दिया आपको कि इसके कोर में क्या होती है, हीलियम होती है। और अभी भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जो हीलियम जो है वो फ्यूज होकर के कार्बन बनाती है और बहुत हाई एनर्जी रिलीज होती है। जब हाई एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है, थर्मल जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल पुल के ऊपर डोमिनेट कर जाता है और तारे का एक्सपेंशन होता है, स्टार का एक्सपेंशन होता है। और इस प्रकार जो सारे जो प्लेनेट्स होते हैं सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जो एक स्टार के अराउंड, सब के सब क्या होते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। और आफ्टर एक्सपेंशन जब इसकी एनर्जी क्या होती है, अगेन जब डिक्रीज होती है, जब कम हो जाती है, तो फिर क्या होता है, कन्वर्ट होता है प्लेनेटरी नेबुला, जिसकी कोर क्या होती है, सॉलिड होती है, ठीक है। और सराउंडिंग क्या होता है, रेयर होता है। ये बनता है प्लेनेटरी नेबुला। और फाइनली प्लेनेटरी नेबुला भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते होते ये बन जाता है व्हाइट ड्वार्फ। और व्हाइट ड्वार्फ क्यों, क्योंकि अभी भी जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और इसके रेडिएशन जो है निकलेंगी। फाइनली जब सारी रेडिएशन खत्म हो गई तो क्या होगा, व्हाइट ड्वार्फ क्या होगा, ये ब्लैक ड्वार्फ में। देखिए यहाँ लिखा भी है, व्हाइट ड्वार्फ बिकम्स ब्लैक ड्वार्फ व्हेन इट स्टॉप्स इमिटिंग लाइट। तो ये किसका था, स्मॉल स्टार का था। अब जरा यहां पे आइए, लार्ज स्टार के ऊपर आइए जरा। ये क्या बनेगा, रेड सुपर जायंट। ये दोनों बताया ना आपको, चीज एक ही है, केवल क्या है, साइज बड़ा हो गया इसका, ठीक है। और कैसे डिसाइड करते हैं विच वन इज स्मॉल स्टार, विच वन इज लार्ज वन, बाई चंद्रशेखर लिमिट। और चंद्रशेखर लिमिट क्या है, 1.44 इंटू मास ऑफ द सन। अगर उसके जो है मास कम है स्टार का तो स्मॉल, ज्यादा है तो लार्ज, ठीक है। ये हुआ रेड सुपर जायंट। अब फिर क्या हुआ इसमें, सुपरनोवा। बता दिया कि इसके जो सेंटर में जो कोर में हैवी मेटल आते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। और चूंकि मेटल भी हैवी हैं, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है कलेक्ट हो गई, एक्यूमुलेट हो गई। फिर क्या होगा, ब्लास्ट होगा, बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया। अब ब्लास्ट को क्या बोलते हैं हम, सुपरनोवा, एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ अ स्टार। अब जाकर के तारे का अंत हुआ। और फिर क्या होगा, न्यूट्रॉन स्टार। कौन बनेगा, जो मीडियम साइज स्टार है, यानी उसका जो मास है 1.44 ms के तो ज़्यादा है, लेकिन 3 ms के कम है, वो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार। और फिर न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, मैंने बहुत हाई स्पीड के रिवॉल्व करता है, बहुत हाई स्पीड के, बहुत तेज गति से, और पल्सेटिंग रेडिएशन को इमिट करता है, वो क्या बन जाता है, पल्सर। अगर रोटेशनल स्पीड स्लो होती है, बस मैग्नेटिक फील्ड जो है सराउंडिंग में उसके बन जाती है, वो क्या बनता है, मैग्नेटार। तो हो गया पल्सर एंड मैग्नेटार। अब
बहुत हैवी स्टार है यानी ग्रेटर देन 3 ms जिसका मास हो, तो वो क्या होता है सुपरनोवा के बाद कन्वर्ट होता है ब्लैक होल में। बता चुका, क्योंकि क्या है वहाँ पर मास बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ ग्रेविटी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ की लाइट भी वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ पाती और वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक होल के अंदर। तो ये रहा पूरा लाइफ साइकिल एक स्टार का। तो आई थिंक आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, या कोई नया प्रश्न हो, या कुछ ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ में न आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने